सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उस चार्ट को भी देखा जिसके अंदर डिफाइन किए गए थे कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर्स करते हैं, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाली प्रोसेसेस, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। गैमेट्स किस सेल से बनते हैं? जैसे जर्म सेल से बनते हैं या मियोसाइट से बनते हैं। उसके बाद गैमेट्स बनाने वाले पेरेंट एक भी हो सकते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बायपेरेंटल भी हो सकता है। जनरली बायपेरेंटल होता है, रेयरली जो यूनिपेरेंटल, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूनिपेरेंटल होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं, जो कि टोटल 3 इवेंट्स होते हैं। क्या-क्या इवेंट होते हैं? मेन इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो एक इवेंट वो होता है जो फर्टिलाइजेशन से पहले का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और दूसरा वो होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफ़र का। फिर सेकंड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट बना गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, फिर ट्रांसफ़र कैसे हुआ उस गैमेट का, वो पढ़ेंगे। फाइनली क्या हुआ, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स मिलते हैं आपस में, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो फ्यूज़ करते हैं एंड दैट फ्यूज़न प्रोसेस इज़ नोन एज़ एक्चुअली फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर जो कि क्या हैं, जाइगोट हैं। तो जाइगोट के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम लोग फिर इस चैप्टर के अंदर लास्ट में पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस को अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि कैसे गैमेट्स बनते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने गैमेट ट्रांसफ़र वाली कंप्लीट वो टॉपिक कवर कर ली थी, बट उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मुझे वो एडिट करके हटाना पड़ा। एंड आज मैं फिर वापस से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी कुछ बातें आपको पहले भी बताया था, नोट्स, पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स के लिए आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, और वहाँ चैनल में आपको जाकर शास्त्रार्थ बायोलॉजी टाइप करें या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर लिंक के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके पहुँच जाएँ। एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो सबके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दें, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो क्या है? गैमेट ट्रांसफ़र। होता क्या है? आप इसको साधारण भाषा में समझें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कैसे होते हैं? बाय पैरेंटल होते हैं, होता है। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिपेरेंटल होता है। अब बाय पैरेंटल का मतलब क्या हुआ? एक मेल गैमेट सॉरी पेरेंट होंगे, दूसरा क्या होगा? फीमेल पेरेंट होंगे। मेल पेरेंट क्या बनाते हैं? मेल गैमेट बनाते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। फीमेल पेरेंट क्या बनाएंगे? जो फीमेल गैमेट है वो बनाएंगे, ठीक है। अब
मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट क्या होगा, अब ये गैमेट बना रहे हैं, ये कहाँ स्टोर्ड है? तो मेल बॉडी के अंदर स्टोर है, ठीक है? या मेल पेरेंट के अंदर स्टोर है। जो फीमेल गैमेट्स बन रही है वो कहाँ स्टोर है? वो फीमेल पेरेंट के अंदर स्टोर है। अब फर्टिलाइजेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? फर्टिलाइजेशन ही तो है। अब फर्टिलाइजेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन तब होगा जब मेल पेरेंट के बॉडी से मेल गैमीट यहाँ से निकल के फीमेल गैमेट के पास जाएंगे, फीमेल पेरेंट के बॉडी में या फिर फीमेल गैमेट के पास। तब जाकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। अब गैमेट ट्रांसफ़र वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक हम लोग क्या करते हैं। अब गैमेट ट्रांसफ़र वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे गैमेट्स जैसे कि मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो करके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ सिचुएशंस है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफ़र कोई भी चीज़ कब होगा? जब उसके अंदर क्या होगी, मोटिलिटी होगी, है ना? मोटिलिटी होगी या फिर उसके अंदर मूवमेंट होगा। अब गैमीट के अंदर मूवमेंट के बेसिस पर हम लोग 2-3 केसेस या सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या हो गई, गैमीट में जब दोनों बोथ गैमेट जब कैसे हैं, मोटाइल हैं, ठीक है? एक सिचुएशन क्या हो गई कि दोनों गैमेट है, दोनों गैमेट मोटाइल हैं। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र का प्रोसेस काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। इधर से क्या हुआ, मेल गैमेट जाएँगे, इधर से क्या होगा, फीमेल गैमेट आएँगे और फिर दोनों क्या कर लेंगे, फर्टिलाइज़ कर लेंगे, फ्यूज़ कर जाएँगे। पहली सिचुएशन ये हो गई। ये कहाँ होता है? कुछ फंजाई और कुछ एल्गी के अंदर होता है। जैसे आपने जू स्पोर के बारे में सुना होगा, ठीक है? जू स्पोर जो क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? ग्रीन एल्गी होता है। तो जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ठीक है? अब मोटाइल गैमेट्स के अंदर मेल गैमेट्स भी होंगे, फीमेल गैमेट्स भी होंगे, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस टाइप से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ क्या होता है आइसोगैमस के अंदर 2 एक समान दिखने वाले गैमेट्स होते हैं। जैसे कि जू स्पोर में दोनों मेल गैमेट भी एक जैसा दिखता है, फीमेल गैमेट भी एक जैसा दिखता है, प्लस दोनों कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब दोनों जब मोटाइल होंगे तो दोनों क्या करेगा, दोनों मूव करके एक दूसरे के पास आएंगे और फिर क्या कर लेंगे, फ्यूज कर देंगे। ये तो सिचुएशन पहली हो गई जब दोनों गैमेट्स मोटाइल है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, सेकंड केस के अंदर पहली केस में दोनों मोटाइल, दूसरे केस में क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। अगर ठीक है, दोनों कैसे हो गए, नॉन मोटाइल, ठीक है? दोनों नॉन मोटाइल कहाँ होते हैं, जैसे प्लांट्स, ठीक है? फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जो मेल गैमिट होता है, ठीक है? मेल गैमिट क्या होता है, पॉलन ग्रेन, यही होता है, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है? प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके अंदर बनने वाले पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमिट है, वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। और वहीं प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमिट बनते हैं, फीमेल गैमिट जो बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, एग्स या फिर जो ओवम होते हैं, यूजुअली एग बोलते हैं, वो भी कैसी होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब दोनों कैसे हैं, मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल। तो फिर यहाँ कैसे ट्रांसफ़र होगा? यहाँ तो समझ आ गया कि दोनों क्या हुआ, आपस में पास आए और फिर फर्टिलाइज कर लिया। इसमें तो दोनों नॉन मोटाइल है, तब फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? देन उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास है पॉलिनेशन। उसके पास उसके लिए जो मेथड है वो क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, बाय एनी मीडियम, एयर, वाटर, इंसेक्ट, किसी के द्वारा क्या होता है, जो एंथर है, एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है? जैसे क्या हुआ, एयर फ्लो करा। जैसे इसे समझिए, यहाँ एक प्लांट है, ठीक है? प्लांट के ऊपर यहाँ सपोज कीजिए क्या है, मेल गैमेट्स है। यहाँ कोई दूसरा प्लांट है, यहाँ फीमेल गैमेट्स है।
अब एयर करंट के द्वारा जब यहाँ से ये गैमेट हवा के द्वारा उड़ के चले जाएँगे, तो हवा के द्वारा या फिर किसी और फैक्टर के द्वारा मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक जो ट्रांसफ़र होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन यूजुअली जो कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। अब चलिए तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं हम लोग, थर्ड सिचुएशन के बारे में। थर्ड सिचुएशन क्या हो गई? पहले में दोनों मोटाइल, दूसरे में दोनों नॉन मोटाइल, थर्ड में क्या होता है एक कैसा होता है मोटाइल और दूसरा कैसा होता है नॉन मोटाइल। अब कौन मोटाइल कौन नॉन मोटाइल तो हमेशा मोस्टली ऐसा देखा गया मोस्टली कि जो मेल गैमेट्स होते हैं जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं मोटाइल और जो फीमेल गैमेट्स होती है वो कैसे होते हैं नॉन मोटाइल। दूसरी बात फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल इसको स्टैटिक भी बोल सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है जो फीमेल गैमेट्स होते हैं जनरली साइज में कैसे होते हैं लार्जर होते हैं बड़े होते हैं। मेल गैमेट्स कैसे होते हैं साइज में छोटे होते हैं स्मॉल होते हैं प्लस इनके अंदर क्या होता है फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर इसको मूवमेंट में मदद करता है ठीक है। तो अब क्या हुआ इसके अंदर चूँकि फ्लैजिला है प्लस मोटाइल है तो ये क्या करेगा प्लस स्मॉल है तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाता है फीमेल गैमेट के पास चला जाता है। ये कहाँ होता है ये एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देखते हैं नॉर्मली ह्यूमन्स के अंदर। ह्यूमन्स में भी वैसे क्या होता है कि जो मेल पेरेंट हैं और जो फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट क्या करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉपुलेशन वो थ्रू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और जो पेनिस होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं डायरेक्टली स्पर्म को कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं फीमेल बॉडी के अंदर वेजाइना में ठीक है। वहाँ फिर क्या होता है वहाँ वेजाइना में डिपॉजिट होने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो मूव करके वहाँ से क्या होता है कहाँ जाते हैं एग के पास जाते हैं। तो जब तक मोटिलिटी नहीं होगी इसके अंदर मोटाइल ये नहीं होंगे तब तक ये मूव कैसे करेंगे तो एक तो यहाँ हो गया ठीक है। एक और सिचुएशन आपको समझाता हूँ जब मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं और नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या सिचुएशन है वो प्लांट्स के अंदर और कुछ लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें देखा गया है। उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट कैसे हैं वहाँ भी मोटाइल है ठीक है। अब मोटाइल मेल गैमेट को कहाँ जाना है नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास जाना है। अब वहाँ वो क्या करते हैं चूँकि जो लोअर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो वाटर डिपेंडेंट होते हैं, वाटर डिपेंडेंट इन केस ऑफ फर्टिलाइज़ेशन ठीक है। तो फर्टिलाइज़ेशन के लिए वो जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, फर्टिलाइज़ेशन के लिए उसके जो गैमेट्स हैं वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। या टेरिडोफाइटा उनके अंदर भी क्या होता है जो मेल गैमेट होता है वो फर्टिलाइज़ेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ क्या होता है वाटर के अंदर वो रिलीज़ हो जाते हैं और फिर मूव करके कहाँ चले जाते हैं नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के पास। तो वाटर के अंदर जब मूवमेंट होता है तो इसको बोलते हैं जूडायोगैमी। फिर से बता रहा हूँ, जब मेल गैमेट वाटर के द्वारा मूव करके फीमेल गैमेट के पास जाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन करते हैं, तो ये जो वाटर के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है या फिर जो मोटिलिटी की जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं जूडायोगैमी, ठीक है? ज़ूडायोगैमी यानी कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट थ्रू द वाटर टू द फीमेल गैमेट। अब इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ इसमें, जब भी ट्रांसफ़र होता है गैमेट्स का, तो गैमेट्स के ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, जब एक्सटर्नल मीडियम में मान के चलिए एक्सटर्नल मीडियम में ट्रांसफ़र हो रहा है गैमेट, यानी कि वहाँ से फ्यूज़ करने के लिए वो फीमेल गैमेट के पास जा रहा है। तो जब ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ गैमेट बहुत ज़्यादा संख्या में गैमेट बनने का क्या कारण है? कारण है कि जब गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं तो रास्ते में इन द वे जो मोस्ट ऑफ द गैमेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर किसी कारण से डैमेज हो गए एक्सटर्नली टेम्परेचर या फिर किसी वजह से एनवायरनमेंटल फैक्टर की वजह से। तो उसमें से अगर एक बड़ा मात्रा में से मान के चलिए
बहुत ख़त्म भी हो जाएँगे, तो कुछ ऐसे गैमेट्स बच ही जाएँगे जो फाइनली क्या करेंगे, फीमेल गैमेट के पास पहुँच जाएँगे और फिर उसके साथ फर्टिलाइज़ेशन कर लेंगे, ठीक है? तो ये एक एडवांटेज है, जिसमें क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जब ये सॉरी लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई जाकर के फ्यूज़ कर ही जाता है, कोई ना कोई फ्यूज़ करता है। एक और बात, जब यहाँ बात करें, यहाँ जब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट बन रहे हैं मेल और ह्यूमन्स के केस में अगर, तो वहाँ क्या होता है, गैमेट्स कम वल्नरेबल होते हैं, ठीक है? फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस तो यहाँ भी होती है, बट गैमेट्स एक्सटर्नली कम वल्नरेबल होते हैं। अगर वाटर मीडियम में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ क्या होता है, या फिर यहाँ पॉलिनेशन में भी बात कर लें अगर, पॉलिनेशन में क्या होता है, एयर के थ्रू अब क्या हो रहा है, जो मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन है उसको फीमेल फ्लावर के पास या फिर स्टिग्मा के ऊपर पहुँचना है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से जो हम यहाँ से हम रिलीज़ किए पॉलन ग्रेन वो जाके पहुँच ही जाएगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पे होता है कि यहाँ से अगर हम 10,000 पॉलन ग्रेन को सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो उसमें से अगर मान के चलिए 10 भी अगर स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं, तो फिर वहाँ क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइज़ेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और वाटर मीडियम में भी क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट हम एक साथ भेजते हैं, तो फिर उनमें से बहुत सारे अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो कुछ जाकर फाइनली फर्टिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये तो इतनी हो गई, इनफ है गैमेट ट्रांसफ़र के अंदर इतनी सारी बातें, ठीक है? बाकी फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, फिर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एज़ वेल एज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास क्या, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हम सबको पता है। फर्टिलाइजेशन होता है, साधारण भाषा में बोलें तो, गैमेट का, हिंदी में ही लिख देता हूँ, फ्यूज़न, ठीक है? गैमेट का फ्यूज़न, यानी कि दो गैमेट, मेल गैमेट का किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न हो जाना, दिस इज़ फर्टिलाइजेशन। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है? यानी कि द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब अगर फर्टिलाइज नहीं होंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट, तो फिर जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे? एक प्रोसेस वैसे है जो जिसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग भी कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में। बट अगर टिपिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करें, तो फिर क्या है, ज़रूरी है मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना? कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, और दूसरा नाम इसका क्या है, सिनगैमी, ठीक है? फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन वो होते हैं जो एक्सटर्नल, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरे ऐसे फर्टिलाइजेशन होते हैं जिनको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ब्यूटीफुल सी स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा बातों को। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, फर्टिलाइजेशन इज़ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो, ठीक है? नॉर्मली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है? जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वहीं इंटरनल क्या हो जाएगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी द फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होना, एक्सटर्नल मीडियम, जैसे कि यहाँ बोलते हैं वाटर के अंदर हो गया, ठीक है? यूजुअली कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, तो वहाँ क्या हो रहा है, वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब वाटर में जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट बनेगा। मेल गैमेट भी बनेगा बहुत ज़्यादा संख्या में, फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में। तो अगेन ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करें। जैसे 5 बनाया, 5 मेल गैमेट बने, 5 फीमेल गैमेट बने, दोनों आकर फ्यूज़ कर जाएँगे, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 5 की जगह 500 मेल गैमेट बनाएँगे,
वहाँ फिर जो फीमेल्स हैं अगर 10 बनाया तो 10 की जगह 100 बनाएँगे, तो उसमें क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ द गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ कर जाएँगे आपस में। इंटरनल में बात करें तो इंटरनल में मेल गैमेट्स, ठीक है? मेल गैमेट्स जो कि मोटाइल होते हैं, वो जनरली ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? यहाँ दोनों ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ मेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज़ेशन होना है, फीमेल बॉडी के अंदर एग्स तो वहाँ परमानेंटली स्टेबल फॉर्म में है। मेल गैमेट्स जब ज़्यादा नंबर में बनेंगे तो उनमें से जो सुपीरियर होगा वो फाइनली क्या करेगा जाके फर्टिलाइज़ करेगा। एक्सटर्नल के अंदर वापस बात करते हैं एक्सटर्नल एल्सो उसमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड अगेन ऊपर से ये पॉइंट कनेक्टेड है जब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे तो ऑफस्प्रिंग भी लार्ज नंबर में ही बनेंगे ठीक है और इंटरनल में बात करें इंटरनल में क्या होता है स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड ठीक है कम संख्या में ऑफस्प्रिंग बनेंगे क्योंकि एक्स जो होती है जनरली कम नंबर में होती है एक्स जब कम नंबर में होगी तो ऑफस्प्रिंग भी कम ही बनेंगे ठीक है एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो कैसे हैं एल्गी एल्गी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फिशेस मोस्ट ऑफ द फिशेस यानी कि जो फिशेस होते हैं उनके अंदर क्या हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ भी मेल और फीमेल गैमीट बाहर में जाकर फ्यूज करते हैं एम्फीबियन फ्रॉग्स के अंदर सैलामेंडर वगैरह के अंदर वहाँ क्या होता है कि अगेन मेल गैमेट्स बाहर रिलीज़ करेंगे फीमेल गैमेट्स भी बाहर रिलीज़ करेंगे और दोनों क्या करेंगे फ्यूज़ करेंगे तो तीनों के अंदर एल्गी फिशेस एंड एम्फीबियंस तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एग्जाम्पल आपको याद रखना है इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में क्या है एग्जाम्पल फंजाई ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स अब टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा जिम्नो और एंजियोस्पर्म क्या क्या है प्लांट्स है ये फंजाई अलग जो किंगडम है वो तो फंजाई किंगडम हो गए प्लांट किंगडम के एल्गी को छोड़ के बाकी मेंबर्स इसके अलावा एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में फिशेस एम्फीबियन क्या हो गया एक्सटर्नल बाकी क्या क्या बच गए रेप्टाइल बच गए बर्ड बच गए और मैमल्स तो रेप्टाइल बर्ड और मैमल्स के अंदर क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है उसमें भी ओविपेरस और विविपेरस कंडीशन आपको पहले ही बताया कि रेप्टाइल और बर्ड के अंदर क्या होता है ये अंडे देते हैं ठीक है एग लेइंग करते हैं एग लेइंग करते हैं जिसके ऊपर हार्ड कैल्केरियस कवरिंग होती है फिर वो क्या होता है एक इंक्यूबेशन पीरियड में जाते हैं जिसके बाद हैचिंग होती है और फिर क्या होता है न्यू जो रेप्टाइल या बर्ड या न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं मैमल्स के केस में ऐसा नहीं होता है मैमल्स के केस में क्या होता है डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद गैमिट्स बनते हैं और गैमिट्स जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं फाइनली बिना किसी एग जैसे स्ट्रक्चर यानी कि हार्ड कैल्केरियस कवरिंग वाले स्ट्रक्चर को बनाए हुए वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा तो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग में जैसे बच्चे को जो जन्म देते हैं वो मैमल्स हो गए बाकी अंडे जो देते हैं वो रेप्टाइल और बर्ड्स एग्जाम्पल हो गए आगे बढ़ते हैं एक और बात इसमें बता देता हूँ कि एक्सटर्नल मीडियम में जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, चाहे एक्सटर्नल मीडियम में हम गैमीट को रिलीज़ करें, चाहे एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो, वो जो गैमीट्स होते हैं या गैमीट्स के बनने के बाद जब फ्यूज़ करते हैं, ज़ायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है या जो लार्वा बनते हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। मतलब कि उस लार्वे के जो बचने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वाइवल है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि लार्वा वाटर मीडियम में है, वाटर मीडियम में और भी ऑर्गेनिज़्म है, वो ऑर्गेनिज़्म एज़ अ फूड उसको कंज़्यूम कर सकते हैं, है ना? तो फूड के फॉर्म में कंज़्यूम हो सकता है किसी और ऑर्गेनिज़्म द्वारा तो प्रीडेट हो सकता है वो, वल्नरेबल कंडीशन में है। दूसरी बात एक्सटर्नल मीडियम में है, तो टेम्परेचर की वजह से भी डैमेज हो सकता है। वाटर के अंदर अगर कोई क्या हो गया केमिकल ऐड हो गया ऐसे जो उसको इफ़ेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है? तो दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइज़ेशन आर मोर वल वल्नरेबल ठीक है? और ये लेस वल्नरेबल होते हैं, ये तो फीमेल के बॉडी में ही होते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड एकदम सेफेस्ट प्लेस पे होते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास अब तक हमने क्या पढ़ लिया? प्री फर्टिलाइज़ेशन, प्री उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, गैमीट ट्रांसफ़र पढ़ा, उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइज़ेशन। पोस्ट फर्टिलाइज़ेशन क्या होता है? फर्टिलाइज़ेशन के बाद का प्रोसेस। फर्टिलाइज़ेशन में क्या हुआ? दोनों गैमेट्स फ्यूज़ करे, दोनों गैमेट के फ्यूज़ करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो क्या है? तो वो हमको दिख रहा है क्लियरली, वो क्या होता है? ज़ायगोट। तो ज़ायगोट फॉर्मेशन जो हो गई वो पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइज़ेशन के अंदर फर्स्ट प्रोसेस हो गई। क्या होता है ज़ायगोट? ज़ायगोट एनसीईआरटी की ये पॉइंट है, ज़ायगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वो वाइटल लिंक जो क्या करता है, स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूटी है उसको क्या करता है, इंश्योर करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि ज़ायगोट बनेगा तभी एम्ब्रियो बनेगा, तभी क्या बनेगा, कोई न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जब तक ज़ायगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी, वो ऑफस्प्रिंग कभी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है? दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, ज़ायगोट फॉर्म्स बाय फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये पहले ही हम लोगों ने देख लिया। थर्ड पॉइंट है, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन्स देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल, और इसी सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ायगोट। तो हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो किस सिंगल सेल स्ट्रक्चर से होती है? ज़ायगोट से होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज्ड टू। जाइगोट के बाद की जो डेवलपमेंट है, बाद में जो जैसे जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, माइटोसिस होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो जाइगोट के अंदर बाद की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ डिपेंड करती है? तो पहली फैक्टर जो डिपेंड करती है वो लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जाइगोट बना है उसके लाइफ साइकिल पे डिपेंड करती है। लाइफ साइकिल अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है? उसके बाद हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होता है, इसके उल्टा डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी होता है। तो अलग-अलग टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं। इनको हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जहाँ वो ज़ायगोट डेवलप कर रहा है उसके ऊपर उसकी जो फर्दर प्रोसेस है वो डिपेंड करेंगी। सेकंड पॉइंट है, सम ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, जैसे एल्गी और फंजाई, इसके ऊपर क्या होता है, एक थिक वॉल्ड रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, कहाँ? ज़ायगोट के ऊपर, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। अब देखिए, एल्गी और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जनरली फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि फेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, फेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो सिंपलर प्रोसेस है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म शिफ्ट हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, ठीक है? तो अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है, ठीक है? जैसे इवोल्यूशन में क्या होता है, वेरिएशंस आता है, ठीक है? एनवायरनमेंट के अंदर। अब उस वेरिएशन के अंदर अडैप्ट करने की कैपेबिलिटी कब होगी? जब ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशन आएगा। और ऑर्गेनिज्म में कब वेरिएशन आएगा? जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ये भी आपको बताया क्यों वेरिएशन क्यों आता है।
तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन की वजह से। तो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने के लिए उस एनवायरनमेंटिक पर्टिकुलर एनवायरनमेंटल कंडीशन को देखते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेटर एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उससे कहीं बेहतर तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। तो यहाँ भी देख रहे हैं सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सिस्ट क्या करते हैं उसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचाते हैं, किससे? डैमेज से बचाते हैं और डेसिकेशन, सूख जाने से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दे इवेंचुअली गो टू अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। अब ऐसे जो सिस्ट हैं एल्गी और फंजाई के, पहली चीज़ तो वो सिस्ट क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ उनके अंदर क्या होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। फिर जैसे ही क्या होता है, वो फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू प्लांट बनाते हैं। अब लाइफ साइकिल की थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो होते हैं जैसे ऑर्गेनिज़्म जब हैप्लॉइड होता है, ठीक है? ऑर्गेनिज़्म हैप्लॉइड, जैसे पेरेंट हैप्लॉइड हुआ, तो उसके अंदर लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है? पेरेंट हैप्लॉइड, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। दूसरा, पेरेंट अगर डिप्लॉयड हो, ठीक है, डिप्लॉयड। अब हैप्लॉयड का मतलब एन, डिप्लॉयड का मतलब 2n, ठीक है। तो वहाँ कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर मियोसिस कब होता है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कब मियोसिस होता है, कौन ऐसे स्टेज हैं जहाँ मियोसिस होता है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस होता है ज़ायगोट के अंदर, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मियोसिस ज़ायगोट में होगा, ठीक है? इसी को बोलते हैं ज़ायगोटिक मियोसिस। कहाँ हो गया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जो ऑर्गेनिज़्म हैप्लॉइड है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी उसी तरह पूछा जाता है कि मियोसिस किस स्टेज में होगा, किस स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज़्म डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड जब होंगे ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ क्या होता है, मियोसिस गैमेट्स के अंदर होते हैं, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। वो गैमेट्स कैसे होते हैं, अप्लाइड होते हैं, फिर जब दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं तो वापस से पेरेंट कैसा बन जाता है, डिप्लॉयड। यहाँ क्या होता है, जायगोट में क्या हो गया, जायगोट कैसे हैं, 2n स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो गया, मियोसिस, तो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, वापस से फिर वो क्या करते हैं, जनरेशन स्टार्ट करते हैं एज अ हैप्लॉइड सेल। ये चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक के अंदर मियोसिस ज़ायगोट में, डिप्लॉन्टिक के अंदर मियोसिस गैमेट में, गैमेटिक मियोसिस होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक में बाद में चर्चा करेंगे। सिंपली बता देता हूँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, हैप्लॉयड स्टेज ज़्यादा होता है लाइफ साइकिल में, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक के अंदर डिप्लॉयड स्टेज ज़्यादा होता है लाइफ साइकिल में, ठीक है। अभी सिंपली इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस, इम्पॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, जायगोट के बारे में पढ़ा, ठीक है। जायगोट ही जब डेवलप करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस और एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन एज वेल एज डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। दूसरी बात, जायगोट किससे बनते हैं, गैमिट से बनते हैं, ये पहले देखा। तो गैमिट मेल प्लस फीमेल, तो प्रोसेस देखिए सारी लिंक हो रही है ना, जैसे गैमिट बना, फिर जायगोट बना, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से क्या होगा, फाइनली ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में देखते हैं क्या क्या है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट किससे, जायगोट से, इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो माइटोसिस। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है, एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है या जाइगोट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है।
डिवीज़न अब शुरुआती अवस्था में क्या होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है? क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज एक प्रकार का माइटोटिक सेल डिवीज़न ही है, माइटोसिस ही है। बट क्लीवेज में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास बना जाइगोट, ठीक है? जाइगोट क्या होता है, जो जाइगोट एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, एग सेल मेजर कंपोनेंट का होता है, एग सेल ही होता है जो जाइगोट बनता है। अब एग सेल का साइज़ क्या होता है, बड़ा साइज़ होता है, ठीक है? अब बड़े साइज़ तब तक डिवीज़न करते हैं जब तक वो एक नॉर्मल सेल के साइज़ के आकार का नहीं हो जाता है, ठीक है? तब तक डिवीज़न करते हैं जब तक वो नॉर्मल सेल के साइज़ के आकार का ना हो जाए। तो जैसे मान के चलिए डिवीज़न हुआ इस स्टेज तक, मान के चलिए ऐसे करके बहुत सारे डिवीज़न हो गए, लास्ट टू लास्ट स्टेज तक, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, सेल्स छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए, फिर क्या हुआ, एक ऐसा स्टेज आया जब सेल नॉर्मल सेल के साइज़ के बराबर हो गए। तो अब तक जो डिवीज़न चलती है, माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है? अब तक जो माइटोसिस चल रही थी यहाँ से यहाँ तक, उस माइटोसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। और बाद में क्या होता है, जब ये डिफरेंशिएट करने लगते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर, जो सिंपल माइटोसिस होता है वो चलने लगता है, ठीक है? तो माइटोसिस, सेल डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन, तो 2 प्रोसेस हो गए एम्ब्रियोजेनेसिस में। ज़ायगोट के अंदर माइटोसिस हुआ, सेल डिवीज़न, और दूसरा क्या हुआ, सेल डिवीज़न के बाद वो फाइनली क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, जैसे मॉरूला स्टेज होता है, ज़ायगोट में मॉरूला स्टेज बनता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज बनता है, फिर गैस्ट्रुला स्टेज बनता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम वापस से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है? गैस्ट्रुला स्टेज बनता है, फिर क्या होता है, जर्म लेयर बनने लगते हैं, ठीक है? गैस्ट्रुलेशन होता है जिसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जर्म लेयर बनने लगते हैं। जर्म लेयर कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के जर्म लेयर होते हैं, 3 टाइप के, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है? तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, टोटल 3। एक्टोडर्म बाहरी लेयर, मेसोडर्म बीच वाला, और इंडोडर्म 3, ऐसे 3 लेयर बनते हैं। यही लेयर से क्या होता है, बाद में कंप्लीट जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स बनते हैं, अलग-अलग प्रकार के टिश्यूज़ बनते हैं, इसी से बनते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जो पोस्ट डेवलपमेंटल प्रोसेस है। और क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मे टेक प्लेस इन द पेरेंट बॉडी और आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। अब ये चीज़ अभी आपको बताया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट कहाँ होगा, इन द पेरेंट बॉडी, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो पेरेंट बॉडी के बाहर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसके और कुछ पॉइंट, एम्ब्रियो फाइनली किस में डेवलप होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप होता है, एनिमल्स के केसेस में, ठीक है? जैसे ह्यूमंस के केसेस में क्या होता है, एम्ब्रियो फाइनली न्यू ऑफस्प्रिंग नए बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। लोअर प्लांट और फंजाई की बात करें तो वहाँ जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट किस जो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, स्पोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? और वो स्पोर बाद में जब जर्मिनेट करते हैं तब एक न्यू प्लांट बनाते हैं, ठीक है? अगर प्लांट से होंगे तो प्लांट बनाएंगे, एनिमल फंजाई से होंगे अगर, तो फंजाई बनाएंगे, कब, उस स्पोर के जर्मिनेशन के बाद। थर्ड है, कुछ टाइम क्या होता है, सम टाइम जायगोट डायरेक्टली डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ जायगोट डायरेक्टली न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगली पॉइंट है, अगर प्लांट्स के केसेस में बात करें, प्लांट्स में क्या होता है कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट है, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के इवेंट है, उसमें क्या होता है, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है? अब उसमें हम लोग कंप्लीट इस तरह से एक स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो उसको फीमेल होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, गायनोसियम का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर फिर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ये वाला स्ट्रक्चर ओव्यूल होता है। फिर ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर भी सीड होता है, सॉरी, एग्स होते हैं, ठीक है? ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग्स होता है। अब ये एग क्या होता है, यही फ्यूज़ करता है। अब एग फ्यूज़ करता है तो क्या बनाएगा, ज़ायगोट बनाएगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, ये कंप्लीट, इस ब्लू को छोड़ के ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको ओवरी बोल रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। और उस फ्रूट के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। तो हायर प्लांट में क्या क्या हो गया, जाइगोट एम्ब्रियो में बनेगा, कब, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में के बाद में, ठीक है? यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल
सीड में कन्वर्ट होगा एंड ओवरी किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और उसके ऊपर क्या होगा? एक कवरिंग होगी, दैट इज़ पेरिकार्प। नेक्स्ट है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो एग का एक नए इंडिविजुअल में, कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो जाना या डेवलपमेंट हो जाना एग का न्यू इंडिविजुअल में बिना फर्टिलाइजेशन के, इसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नॉर्मली क्या होता है? मेल गैमिट फीमेल गैमिट होते हैं, फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये ज़रूरी है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें एग या फिर ये जो गैमिट्स हैं, फीमेल गैमिट है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस होता है, जैसे जो हमारा हनी बी है, ठीक है, हनी बी है, एफिड्स हो गए, स्टारफिश हो गए, इसके अंदर भी क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो यहाँ हम लोग हनी बी के बारे में देखते हैं। हनी बी में बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि हनी बी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, किसके अंदर होता है। ठीक है, तो हनी बी कुछ ये क्या हो गए? एनिमल जो कि इंसेक्ट है, हनी बी उसमें होता है। प्लस कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जिनमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल किसका बात करते हैं? हनी बी का। अब ध्यान से सुनिए हनी बी में क्या होता है। हनी बी के अंदर टोटल 3 टाइप के बी होते हैं, ठीक है। एक बी को बोलते हैं हम लोग क्वीन, क्या बोलते हैं? क्वीन। एक को क्या बोलते हैं? वर्कर, ठीक है। और तीसरे को क्या बोलते हैं? ड्रोन। तो 3 प्रकार के हनी बी होते हैं। एक होते हैं क्वीन बी होते हैं, एक वर्कर बीज होते हैं और एक ड्रोन बी होते हैं। क्वीन और वर्कर भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि ये 2n होगा इसके अंदर। टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। 32 क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर। तो 2n=32 डिप्लॉयड कंडीशन। वर्कर भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड ही होते हैं, ठीक है। वहाँ भी 2n बराबर कितना हो जाएगा? 32। बट इन केस ऑफ ड्रोन, यहाँ स्पेशल है, इन केस ऑफ ड्रोन्स, ड्रोन में क्या होता है? ड्रोन एक हैप्लॉयड बी है, हैप्लॉयड हनी बी है, जिसके अंदर n= कितने? टोटल 16 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब ये पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से बनते हैं, कैसे? अब होता क्या है, जो क्वीन बी है, क्वीन बी है, ठीक है, क्वीन बी क्या करते हैं? एग लेइंग करते हैं, ठीक है, एग लेइंग करते हैं। अब एग लेइंग में क्या होता है? जो नॉर्मली सारे एग्स कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं, ठीक है। एग कैसे होंगे? जो नॉर्मल होंगे प्लस हैप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, एन कंडीशन में। अब उन एग्स में से 2 प्रकार से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर 2 प्रकार से एग डेवलप करते हैं। एक क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के एग डेवलप कर जाते हैं। दूसरे में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की वजह से एग डेवलप करते हैं, जो सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के जो डेवलप एग कर जाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एग लेइंग करा, एग कैसे हो गए? एक प्रकार के गैमिट हो गए, है ना, गैमिट हो गए। गैमिट किस कंडीशन में है? हैप्लॉयड में है। अब हैप्लॉयड के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के वो कन्वर्ट हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म में या न्यू बी में, तो वो कैसा होगा? हैप्लॉयड ही होगा। तो ड्रोन बन गया। तो ड्रोन कैसा है? इसलिए हैप्लॉयड है। वर्कर और क्वीन में क्या होता है? वर्कर में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि उसके अंदर जो एग हैं और स्पर्म है, एग और स्पर्म क्या होता है? यहाँ फ्यूज करते हैं, ठीक है। एग प्लस स्पर्म फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। तो फिर यहाँ क्या हो गया? जायगोट बनेंगे और न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो वर्कर के अंदर, ठीक है, तो वर्कर के अंदर प्लस क्वीन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ क्या हुआ? डिप्लॉयड हो गए वो,
2n=32, यहाँ भी 2n=32। तो अगर आपको पूछा जाए कि बिना फर्टिलाइजेशन के कौन बना, तो ड्रोन बना। इसी को क्या बोलेंगे? जेनेसिस से बनना, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनना। वहीं पार्थेनोजेनेसिस के बिना नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन बनते हैं? वर्कर और क्वीन बी बनते हैं। वर्कर और क्वीन बी में अंतर क्या होता है? जो क्वीन बी होती है वो बी हाइव के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट सबसे, वो क्या बोल सकते हैं, नाम ही उसका क्वीन है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है, मुखिया है उस छत्ते का, ठीक है। जो वर्कर होती है वो क्या करती है, वो बाकी के काम को करती है, ठीक है, जैसे पॉलन को कलेक्ट करना, उसके बाद फिर जो और प्रोसेस होते हैं फूड इनका पता लगाना, प्लस पूरी जो बी हाइव है उसका देखभाल करना। ड्रोन का क्या काम होता है? ड्रोन का काम एक ही होता है, जो मेन काम है ड्रोन का काम है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या कॉपुलेशन करते हैं, या फिर उनका एक सिंपल सा काम है फर्टिलाइजेशन करना, ठीक है। वो क्या करेंगे? कॉपुलेशन करेंगे फीमेल के साथ, जो क्वीन है उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, और अपनी सारी जो स्पर्म है उसको डिपॉजिट कर देते हैं फीमेल बॉडी में। फिर बाद में क्या होता है, ये प्रोसेस चलती है जिसमें एग कुछ फर्टिलाइज होते हैं, कुछ अनफर्टिलाइज होते हैं। जो अनफर्टिलाइज रहते हैं ड्रोन बन जाते हैं, और फिर जो फर्टिलाइज होते हैं वो वर्कर बन जाते हैं। वर्कर और क्वीन बी में क्या अंतर है? ऐसा बोलते हैं सिंपली कि जो क्वीन बी होती है वो किस पे फीड करती है? रॉयल जेली पे फीड करती है। क्वीन बी किस पे फीड करती है? रॉयल जेली पे फीड करती है। और वर्कर जो होते हैं रॉयल जेली पे फीड नहीं करते। अब ये थ्योरी कंप्लीट सही नहीं है कि रॉयल जेली पे फीड करने वाला क्वीन होता है और वर्कर जो होता है, जो रॉयल जेली पे फीड नहीं करता है, वो वर्कर होता है। इस थ्योरी का खंडन अभी कुछ साइंटिस्ट ने किया है, बट अभी फ़िलहाल यही मान रहे हैं कि क्वीन और वर्कर में यही डिफरेंस है, रॉयल जेली को लेकर के होता है, ठीक है। सिंपली अभी आप इतना जान लीजिए, और डिटेल में कभी हम लोग सेपरेट टॉपिक में जब इसको हनी बी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब ये कैसे फ्रूट्स हैं? ये वो फ्रूट्स हैं जो अनफर्टिलाइज ओवरी से डेवलप करते हैं। सम फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओवरी आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? चूँकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। दूसरी, पार्थेनोकार्पी को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे? बाय स्प्रेइंग ग्रोथ हार्मोन ऑन देम। ग्रोथ हार्मोन को स्प्रे करने के बाद हम लोग आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो न्यू फ्रूट है वो बना सकते हैं, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी इवेंट इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन सच पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल को क्या हो गया हमारे पास? ग्रेप और पॉमी ग्रेनेट, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए इसके अंदर, ठीक है। ये कंप्लीट लगभग ख़त्म हो गई, ठीक है। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बच गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे, बचे खुचे कुछ पॉइंट्स कवर कर लेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं प्लस नीट के अंदर आए हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट ले उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब इन सारे के डीपीपी पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे बता दिया, टेलीग्राम के चैनल पे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जो भी करना है भैया करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सभी को राम राम, धन्यवाद, नमस्ते।